नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में रेलवे विभागीय परीक्षा इलेक्ट्रिकल जनरल जेई टेक्नीशियन के स्टडी हेतु 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे आप लोग को जे इलेक्ट्रिकल जनरल के बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन भी करवाया गया है, तो अभी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोग को इल्यूमिनेशन, एयर कंडीशनिंग, डोमेस्टिक, ट्रेन लाइटिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप जे इलेक्ट्रिकल जनरल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करके स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, पिछली वीडियो में 138 प्रश्न तक देख लिए थे। आज इल्यूमिनेशन के प्रश्न देखेंगे और इसके आगे चैप्टर के प्रश्न देखेंगे। 139 नंबर प्रश्न है, कैंडेला इज यूनिट ऑफ। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन इंटेंसिटी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद 140 नंबर प्रश्न है, द यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स इज ल्यूमेन। ल्यूमेन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिजन वर्क इज। तो प्रिजन वर्क के लिए कितने इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए? तो आपको 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज। 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर को हम 1 लक्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 143 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज। तो किसके आप प्रयोग करते हैं? तो शंट्स, मल्टीप्लायर और करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद है, द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर प्रोवाइडेड बाय। तो मेगर क्या प्रोवाइड करवाता है? तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर डीसी ओनली। डीसी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट टाइप के यूज होते हैं। उसके बाद प्रश्न है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड्स। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है? तो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है, ये पीजोमीटर इज यूज टू मेजर। क्या करते हैं पीजोमीटर से? तो वेरी लो प्रेशर को मापते हैं। उसके बाद हाइग्रोमीटर पूछा गया है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर प्रोवाइडेड बाय परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड इन सोलर सिस्टम टू मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एनर्जी। तो क्या है? तो नेट मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पंप से प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पंप से देखने को मिलेगा। देख सकते हैं 151 नंबर प्रश्न है, ये पंप डिलीवर नो लिक्विड प्रोबेबल कॉजेज। अगर पंप लिक्विड नहीं दे रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो लैक ऑफ प्राइम कारण हो सकता है, प्राइम की कमी हो सकता है। उसके बाद है, एचएस पंप वर्क्स विथ सक्शन हेड। तो एचएस पंप का कितना सक्शन हेड होता है? तो 21 से 40 फीट होता है। वही वीएस पंप का देखें तो आपको 40 से 60 के आसपास में होता है। उसके बाद है, 4 HP पंप सेट विच स्टार्टर इज सुटेबल। 10 HP पंप में कौन सा स्टार्टर लगाएंगे? कौन सा स्टार्टर सुटेबल होगा? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद है, ये पंप डिलीवर नो लिक्विड प्रोबेबल कॉजेज। तो लैक ऑफ प्राइम। ऑप्शन नंबर ए का राइट होगा। प्राइम की कमी के कारण पंप आपका पानी नहीं दे सकता है। उसके बाद है, द फंक्शनल हेड ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वाटर। तो किसके होते हैं? तो वेलोसिटी या स्क्वायर के
इक्वल होते हैं। इसके बाद है फ्रिक्शनल लॉसेज इन पंपिंग सिस्टम। फ्रिक्शनल लॉसेज क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/q के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। उसके बाद है इन केस ऑफ इंक्रीज सक्शन लिफ्ट फ्रॉम ओपन बाल द डिलीवरी फ्लो रेट। क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर सक्शन लिफ्ट रूम को बाल को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो इस कंडीशन में आपका डिलीवरी फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है एयर कंडीशनिंग डोमेस्टिक से यहाँ पे प्रश्न है, हीट इज पिकेड अप बाय द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल इन। तो किसमें होते हैं, हीट किससे पिक किया जाता है, किससे खींचा जाता है, तो इवेपोरेटर के द्वारा। उसके बाद 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज डिफाइनेड एज हीट रिमूवल एट रेट ऑफ 210 किलो जूल पर मिनट। जी हाँ दोस्तों, 210 किलो जूल पर मिनट आपका 1 टन के इक्वल होता है। उसके बाद है अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किसके लिए यूज करते हैं, तो नेचुरल कन्वेंशन एयर कूलेट कंडेंसर। नेचुरल कन्वेंशन एयर कूलेट कंडेंसर का उपयोग करते हैं। पर्पस ऑफ एक्सपेंशन डिवाइसेज। एक्सपेंशन बहुत ही आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो होता है इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसका मेन कारण क्या है, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो। उसके बाद है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। क्या होता है, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस डीवीटी इंक्रीज एंड आरएच डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद है एयर इज नॉर्मली डीह्यूमिडिफाइड, किसके द्वारा होता है, तो कूलिंग। समर एयर कंडीशन इन्वॉल्व, क्या होता है समर एयर कंडीशनिंग में, तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाई होता है। नेक्स्ट है ट्रेन लाइटिंग से प्रश्न, यहाँ पे 166 नंबर से प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है एन इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ट्रेन लाइटिंग सेल इज मैक्सिमम ऑफ, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी मिनरलाइजेड वाटर या डिस्टल वाटर कह सकते हैं, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद है यहाँ पे वेन सेल इज फुली चार्जेड द पॉजिटिव प्लेट बिकम, जब सेल फुल चार्ज होता है तो पॉजिटिव प्लेट पे आपका लेड पेरोक्साइड रहता है, और अगर आपका डिस्चार्ज रहता है उस कंडीशन में आपका स्पंजी लेड रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन द लेड एसिड सेल फुली चार्ज द नेगेटिव प्लेट बिकम्स, क्या होता है, तो नेगेटिव प्लेट पे आपका स्पंजी लेड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एसपीजीआर ऑफ फुल चार्जर सेल, एसपीजीआर कितना होता है, तो 1.220 होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। सल्फेशन ऑकर ड्यू टू, सल्फेशन किसके कारण होते हैं, तो यहाँ पे कई कारण हैं। सेल केप्ट अंडर डिस्चार्ज कंडीशन, अगर डिस्चार्ज कंडीशन में बहुत दिनों तक रखा जाएगा तो सल्फेशन हो जाएगा। सेल केप्ट अंडर नॉट फुली चार्ज कंडीशन, अगर बैटरी चार्ज फुल नहीं है उस कंडीशन में भी हो जाएगा। और सेल ओवर चार्ज, ज़्यादा अगर चार्ज हो गया उस कंडीशन में भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 कंडीशन दिए गए हैं, इनके कारण आपका बैटरी में सल्फेशन होता है। VRLA बैटरी वर्क्स ऑन, VRLA यानी बार रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी होता है, किस प्रिंसिपल का कार्य करता है, तो ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन सिस्टम पे कार्य करता है। उसके बाद है कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन द कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर पीएच वैल्यू विल बी, कितना होना चाहिए ट्रीटेड वाटर का पीएच वैल्यू, तो आपका 6.8 to 7.2 इसी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद है चार्जिंग वोल्टेज करंट रिपल फैक्टर ऑफ VRLA बैटरी शुड बी लेस देन, तो लेस देन 2% होना चाहिए। नॉर्मल चार्जर ऑफ बैटरी, नॉर्मल चार्ज क्या होता है, 1/10 ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ बैटरी नॉर्मल चार्ज होता है। इनिशियल चार्ज अगर कहें तो 1/30 रेटेड कैपेसिटी ऑफ बैटरी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नंबर ऑफ मोनोब्लॉक बैटरी यूज इन
110 वोल्ट टीएल सिस्टम क्या होता है, तो इसमें 18 बैटरी लगे होते हैं मोनोब्लॉक में। रिवर्स पोलरिटी इज मेनली ड्यू टू, बैटरी का पोलरिटी रिवर्स हो जाता है किस कंडीशन में, जब डिप डिस्चार्ज हो, बहुत ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो गया है इस कंडीशन में उनका पोलरिटी जो है आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद है इनिशियल चार्जिंग रेट ऑफ लेड एसिड बैटरी इज 0.5 गुने C10 कैपेसिटी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओवर चार्ज रिजल्ट इन, ओवर चार्ज से क्या क्या हो सकता है, तो हायर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हायर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोरिजन ऑफ फ्लैट और ऑक्सीडेशन ऑफ सेपरेटर्स एंड लॉस ऑफ वाटर, ये सारे हानि हैं ओवर चार्ज से। तो बैटरी को ज़्यादा ओवर चार्ज भी नहीं होना चाहिए, डीप डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए, आपको समय समय पर उसको ट्रिकल चार्जिंग करते रहना चाहिए। उसके बाद है बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर कंडक्टिविटी इन माइक्रो ओम्स पर सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, तो 10 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वर्टर कन्वर्ट, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो होता है आपको डीसी को एसी में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होने वाला है, हालांकि हाईलाइट ये किया गया है गलत है, ऑप्शन नंबर बी हुआ, डीसी को एसी में बदलता है। वही रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर जो होता है आपको एसी को डीसी में बदलेगा। उसके बाद 183 नंबर प्रश्न है, इन 25 kVA इन्वर्टर द फेज एसी सप्लाई इज अचीव्ड बाय बूस्टिंग डीसी वोल्टेज 100 बाय 140 वोल्ट इंटू, कितना होना चाहिए, 650 वोल्ट एसी होना चाहिए। उसके बाद है आउटपुट PWM वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर सेक्शन ऑफ 25 kVA इन्वर्टर ऑफ RMPU एसी कोच, राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर 3 फेज 415 वोल्ट एसी होना चाहिए। बोथ फील्ड वाइंडिंग एंड 3 फेज वाइंडिंग ऑफ एसी कोच अल्टरनेटर 120 वोल्ट आर प्रोवाइडेड ऑन, तो किस पे प्रोवाइड किया जाता है, तो स्टेटर पे प्रोवाइड किया जाता है। रिकमेंडेड कट इन स्पीड ऑफ 4.5 किलोवाट टेल अल्टरनेटर इज बाय RDSO विथ MARR यूनिट, तो 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर का कट स्पीड 357 RPM होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है मैक्सिमम स्पीड ऑफ TLAC कोच अल्टरनेटर इज, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2500 RPM होता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर रेगुलेटर ऑफ 110 वोल्ट TL कोच इज, तो कितना होगा, 110 से 140 वोल्ट डीसी होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एक्सल पुली ऑफ 110 वोल्ट TL सिस्टम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 572.6 mm होता है पिच सर्कल डायमीटर। एज पर द लेटेस्ट ASMI द वोल्टेज सेटिंग ऑफ अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट फॉर पैसेंजर ट्रेन विथ VRLA बैटरी, तो वर्तमान समय में जो यहाँ पे ASMI है वोल्टेज सेटिंग वो 128.5 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट DC ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोवाट 1 टोन भेल, नेक्स्ट है द फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर है, कितना होगा, तो 4.5 प्लस माइनस 0.5 ओम्स के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद उसके बाद प्रश्न है द वोल्टेज सेटिंग ऑफ अल्टरनेटर RR यूनिट इज टू बी सेट इन फार विथ कनेक्शन एंड RPM फॉर 4.5 किलोवाट इज, तो हाफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ द अल्टरनेटर एज लोड एज 1500 RPM, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है 193 नंबर द डिस्टेंस टू मेंटेन while fixing axle pulley or wheel from wheel hub to axle pulley outweighs for 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर इज, 145 mm से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट इन अल्टरनेटर कोर इज रीजन इज, किस कंडीशन में अल्टरनेटर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फील्ड पोलरिटी चेंज इस कंडीशन में भी हो सकता है। और अल्टरनेटर इज इन आइडल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर अल्टरनेटर को लंबे समय तक आप यूज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। IGBT स्टैंड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एक बार पूछा गया है। उसका होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है नॉन ड्राइव इंडवीरिंग ऑफ 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट 4.5 किलोवाट टेल अल्टरनेटर। तो इंडवेरिंग कितने होते हैं, तो इसका जो कोड है 6309 6309 होता है। उसके बाद है ड्राइविंग इंडिंग वीरिंग ऑफ 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट टेल अल्टरनेटर। तो ड्राइविंग इंडवेरिंग जो होता है आपका, उसका जो कोड होता है NU311। उसके बाद है नंबर ऑफ स्लॉट्स आर अवेलेबल इन स्टेटर फॉर 3 फेज AC वाइंडिंग इन 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट अल्टरनेटर। तो कितने होते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो 36 होते हैं। रेटेड DC आउटपुट इन 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर इज। तो रेटेड DC आउटपुट कितना होता है, तो लगभग 37.5 एम्पियर के बराबर होता है 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर का। नेक्स्ट है द मैटिंग ऑफ पुली विथ शाफ्ट ऑफ TL AC अल्टरनेटर सेल बी। तो शाफ्ट के साथ में पुली का मैटिंग कितना % होता है, तो लगभग 80% के आसपास में होता है। द गैप बिटवीन 2 हैवेल्स एक्सल पुली टू बी मेंटेनेड इज। 2 एक्सल पुली के बीच में गैप मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 3 mm प्लस माइनस 0.5 mm वेरिएशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है द RRU सेल हैव बी फ्लोबिंग प्रोटेक्शन, यानी ERRU में क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जैसे ओवर वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन, DC आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर चार्जिंग करंट लिमिट प्रोटेक्शन। ये सारे प्रोटेक्शन ERRU में होता है। उसके बाद में है द ओवर वोल्टेज सेटिंग ऑफ OVP विथ ERRU शुड बी सेट ऑन। तो ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन में जो वोल्टेज सेटिंग होता है कितना पर होता है, 140 से 145 वोल्ट होता है। द बैटरी चार्जिंग करंट लिमिट विथ 4.5 किलोवाट ERRU टू बी सीट एट, कितना होता है, 24 एम्पियर प्लस माइनस 2 एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद प्रश्न है OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड विथ ERRU शैल बी लैच बिफोर आउटपुट वोल्टेज रीच टू। तो कितने होते हैं, तो 135 प्लस माइनस 2 वोल्ट होते हैं। PWM स्टैंड फॉर, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट। EEPROM स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ फील्ड फ्यूज टू बी प्रोवाइडेड इन 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट HMTDMA टाइप RRU कितने होते हैं, तो 6 एम्पियर के इक्विवेलेंट होते हैं। MA टाइप RRU यूनिट आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल, किस पे कार्य करते हैं, तो सैचुरेशन एंड डी सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर के कार्य करते हैं। एयर डिलीवरी ऑफ फैन कैन बी मेजर्ड बाय एनीमियोमीटर। उसके बाद है वेन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज कैरिड आउट बोन रेलवे कैरिज फैन, इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड बी नॉट बी लेस देन, तो 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ रोटरी स्विचेज प्रोवाइडेड इन रोटरी जंक्शन बॉक्स, कितने होते हैं, रोटरी जंक्शन बॉक्स आजकल तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो कैपेसिटी होता है आपका 40 एम्पियर का होता है। उसके बाद है FRP ट्रे सेल बी प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बैटरी बॉक्स इज अवॉइड, तो किसके लिए किया जाता है, कोलिजन ऑफ बैटरी बॉक्स फ्रॉम
splitting of acid, electrical insulation for battery and battery box on vibration of battery। ये सारे प्रोटेक्शन के लिए FRP लगाए जाते हैं, फायर रिटार्डेड पेंट। FRP का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बैटरी एंड बैटरी बॉक्स मेंटेनेंस ऑफ सेल भी कितने होते हैं? 150 mm के बराबर होते हैं। द ट्रेन लाइटिंग वर्किंग इन 2 वायर ऑन अर्थ सिस्टम पे काज करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल फायर्स ऑन कोच इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण लग सकते हैं? लूज कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और अंडर साइज केबल। इस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर लग सकते हैं। उसके बाद है द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन विल बी मेजर्ड बाय लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ स्पेयर कोचेज शुड बी अवेलेबल इन टीएल मेंटेनेंस डिपो ऑन ट्रैफिक अकाउंट। तो टीएल मेंटेनेंस के लिए कितने रखे जाते हैं? 5 रखे जाते हैं। एसी मेंटेनेंस के लिए कितने रखे जाते हैं? तो 6 रखे जाते हैं। नो जनरेशन ऑफ टीएल अल्टरनेटर इज ड्यू टू, आपका अल्टरनेटर फील्ड एसी वायर डिफेक्टिव, नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेक्टिफायर रेगुलेटर बॉक्स डिफेक्टिव। इन सारे कंडीशन में आपका अल्टरनेटर जनरेशन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 219 नंबर तक प्रश्न देखें। कल आपको 219 से लेकर के आपको 300 तक कवर करेंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो में आपको 220 से लेकर के 300 तक प्रश्न को कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।